नमस्कार। अंग्रेजी सीखने के सफर में ना कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जो लगते तो बड़े सीधे हैं, पर अक्सर पैर वहीं फिसल जाता है। हाँ, बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक पड़ाव, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का संपूर्ण ज्ञान, वो इसे बड़े आसान नियमों और उदाहरणों से समझाती है। जी। तो आज का मिशन यही है कि इस सिंपल से लगने वाले पर कई बार उलझाने वाले टेंस को खोल कर समझें, और ये भी कि ये अंग्रेजी की मजबूत इमारत की नींव क्यों है। बिल्कुल, और इसे नींव कहना एकदम सही है मैडम। प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से सीख लेना सिर्फ एक टेंस सीखना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अंग्रेजी सेंटेंस की आत्मा को समझना है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो रिश्ता है ना, उसको समझना है। जब ये बुनियाद पक्की हो जाती है, आप देखेंगे कि पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यहाँ तक कि कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस, वो सब कितने आसान लगने लगते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये वो पहली सीढ़ी है जो ग्रामर की पूरी इमारत तक ले जाती है, समझिए। तो चलिए इस पहली सीढ़ी पर कदम मजबूती से रखते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, खासकर इसका नाम सुनकर, प्रेजेंट सिंपल, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये हमेशा अभी, मतलब इसी वक्त हो रही चीजों के बारे में है? यही सबसे आम कंफ्यूजन है। इसके नाम में प्रेजेंट है, पर यह हमेशा इसी पल हो रही चीजों के लिए नहीं होता। ओह। उसके लिए तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो इज़एमआर प्लस वर्बाइंग वाला। हाँ हाँ। प्रेजेंट सिंपल का दायरा थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है। ये ज्यादा स्थायी या नियमित चीजों के लिए है। अच्छा, तो वो कौन सी स्थितियां हैं जहां प्रेजेंट सिंपल फिट बैठता है? हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से इसके 3 मुख्य इस्तेमाल हैं। पहला, आदतें और रोजमर्रा के काम, मतलब हैबिट्स एंड रूटीन्स। जी। वो काम जो हम रोज करते हैं या अक्सर करते हैं या नियमित तौर पर करते हैं। जैसे मैं रोज सुबह अखबार पढ़ती हूँ। बिल्कुल। या वो हर शनिवार को टेनिस खेलता है। ये वो काम है जिनमें एक रेगुलरिटी है, एक पैटर्न है। हाँ। और यहीं पर अक्सर कुछ शब्द होते हैं, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, एवरीडे, ऑन संडेज। ये हमें इशारा करते हैं कि बात प्रेजेंट सिंपल की हो रही है। अच्छा, ये टाइम वाले शब्द। हाँ, ये शब्द उस रेगुलरिटी या आदत पर जोर देते हैं। ठीक है। दूसरा इस्तेमाल है सामान्य सत्य और तथ्य, जनरल फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स। ऐसी बातें जो हमेशा सच होती हैं, जी। चाहे वो साइंटिफिक हो या मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, सही। या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये ऐसी सच्चाइयां हैं जो समय के साथ बदलती नहीं है। ये किसी की आदत नहीं, दुनिया का नियम है। बराबर। और तीसरा इस्तेमाल है स्थायी स्थितियां, परमानेंट सिचुएशंस। मतलब ऐसी बातें जिन्हें हम लंबे समय तक चलने वाला मानते हैं या काफी हद तक परमानेंट। हाँ, यहाँ स्थायी का मतलब ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए, अच्छा। बल्कि एक ऐसी स्थिति जो अभी चल रही है और जिसके जल्दी बदलने की उम्मीद कम है। और यहीं पर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर कोई कहता है आई लिव इन लंदन, प्रेजेंट सिंपल, तो इसका मतलब है लंदन उसका परमानेंट घर है ज्यादातर। ठीक है। लेकिन अगर वो कहे आई एम लिविंग इन लंदन फॉर 6 months, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये एक टेम्पररी, अस्थायी स्थिति बता रहा है। अरे वाह, ये फर्क समझना तो वाकई बहुत जरूरी है। तो हमने इस्तेमाल समझ लिए, आदतें, सच बातें और स्थायी स्थितियां। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ, ज्यादातर मामलों में सीधा ही है। जब सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे होता है, तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में ही रहता है, कोई चेंज नहीं। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, यू लर्न फास्ट, वी प्ले क्रिकेट, दे ट्रैवल ऑफन। बिल्कुल सिंपल। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम, जैसे प्रिया या कुत्ता। हाँ। यहाँ वर्ब के साथ कुछ करना पड़ता है ना? हाँ, और यहीं पर आता है वो मशहूर एस वाला नियम। वर्ब के आखिर में एस, ईएस या आईईएस जोड़ा जाता है। अच्छा। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, शी लर्न्स फास्ट, इट प्लेज आउटसाइड, प्रिया ट्रैवल्स ऑफन। ओके, तो ये एस, ईएस या आईईएस जोड़ने के नियम क्या हैं? मतलब कब एस लगाना है, कब ईएस, कब आईईएस? नहीं, नियम काफी सीधे हैं। ज्यादातर स्पेलिंग और बोलने में आसानी पर आधारित है। देखिए, मोटी मोटी 3-4 बातें। पहला, ज्यादातर वर्ब्स में सिर्फ एस लगा दो। वर्क्स, ईट्स, ड्रिंक्स, सिंग्स। आसान। ठीक है। दूसरा, अगर वर्ब खत्म होता है एस, श, च, एक्स या जेड पर, तो
ES लगाते हैं। ये बोलने में आसानी के लिए है। सोचिए वॉचेस कहना कितना अजीब होता। हाँ, बात तो सही है। तो वॉचेस, फिनिशेस, मिक्सेस, बजेस। समझ गई। तीसरा, अगर वर्ब किसी कॉन्सोनेंट व्यंजन के बाद Y पर खत्म होता है तो Y को हटाकर IES लगाते हैं। जैसे स्टडी का स्टडीज, क्राई का क्राइज, ट्राई का ट्राइज। ओके, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो IES। जी। लेकिन चौथा, अगर वर्ब किसी वावल, स्वर A, E, I, O, U के बाद Y पर खत्म होता है तो कुछ नहीं हटाना, सिर्फ S लगाना है। प्ले का प्लेज, एंजॉय का एंजॉयज, स्टे का स्टेज। अच्छा, तो ये वावल प्लस वाई वाला भी ध्यान रखना है। और कुछ खास वर्ब्स भी हैं जिनका रूप थोड़ा अलग होता है। हमने पढ़ा था हैव, गो और डू के बारे में। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन वर्ब्स हैं और इनका थर्ड पर्सन सिंगुलर रूप याद रखना बहुत जरूरी है। हैव बन जाता है हैज, जैसे शी हैज अ कैट। बिल्कुल। गो बन जाता है गोज, ही गोज टू द जिम। ठीक है। और डू बन जाता है डज, शी डज हर होमवर्क। आपने पहले एस नियम की बात की थी। इसका कोई गहरा भाषाई कारण भी है या ये बस अंग्रेजी का एक रोल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक रैंडम रूल नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा के इतिहास से जुड़ा है। पुरानी अंग्रेजी में, जिसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, वर्ब्स के एंड में सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से कई अलग-अलग और मुश्किल बदलाव होते थे। ओह, मॉडर्न अंग्रेजी में ये सिस्टम बहुत आसान हो गया है और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर एस है ना, ये उसी पुरानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स व्यवस्था का बचा हुआ हिस्सा है। अच्छा। लेकिन ये आज भी एक जरूरी काम करता है। ये सुनने वाले या पढ़ने वाले को फौरन बता देता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे भूल जाना या गलत जगह लगा देना सीखने वालों की सबसे आम गलतियों में से है। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि भाषा कैसे समय के साथ बदलती है, सरल होती है, पर कुछ निशान छोड़ जाती है। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ चीजें थोड़ी बदलती हैं, है ना? हमें एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर डू वर्ब एक हेल्पर मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बनकर सामने आता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट यानी डोंट या डज नॉट यानी डजंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद ये बहुत जरूरी है, वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में आता है। अच्छा, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में? हाँ बिल्कुल, रूट फॉर्म, कोई SES नहीं। ठीक है, तो नियम क्या है? IUV दे के साथ क्या लगता है? इसके साथ हम डोंट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट स्पीक फ्रेंच, यू डोंट नीड हेल्प, वी डोंट वॉच TV मच, दे डोंट लिव हियर एनीमोर। आसान है। और ही शी इट के साथ यहाँ डज का रूल आता है शायद ना? सही पकड़ा। ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम, उसके साथ हम डजंट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। He doesn't speak French. She doesn't need help. It doesn't work properly. Rahul doesn't watch TV much. यहाँ एक बहुत ही कॉमन गलती होती है जिसके बारे में हमारी जानकारी भी आगाह करती है। कई लोग डजंट लगाने के बाद भी मेन वर्ब में एस लगा देते हैं, जैसे he doesn't works। ये सुनने में भी कितना अजीब लगता है। हाँ, और ये गलती इतनी आम इसलिए है क्योंकि सीखने वाले वो थर्ड पर्सन एस वाला नियम तो याद रखते हैं। हाँ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में वो एस का काम हेल्पर वर्ब डज ने कर दिया है। डजंट में पहले से ही डज है जिसमें वो एस छुपा हुआ है। अच्छा, तो मेन वर्ब को दोबारा एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हेल्पर वर्ब डू या डज ने टेंस और पर्सन नंबर का सारा बोझ उठा लिया है। वाह, अब मेन वर्ब आराम से अपने सबसे सिंपल बेस फॉर्म में रह सकता है। एक बार डज आ गया तो मेन वर्ब की टेंशन खत्म। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है याद रखने का। हेल्पर वर्ब ने बोझ उठा लिया। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए सवालों को देखते हैं। क्वेश्चंस। यहाँ भी डू और डज की भूमिका होगी। बिल्कुल। अंग्रेजी में सवाल पूछने के लिए खासकर हाँ नहीं वाले सवाल हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पर वर्ब डू या डज से करते हैं। और यहाँ भी नियम वही है, मेन वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहेगा। तो अगर मुझे पूछना है कि क्या आप यहाँ काम करती हैं या क्या वह यहाँ काम करता है? IUV दे के लिए डू से शुरू करें। डू यू वर्क हियर, डू दे लाइक पिज्जा। ठीक। और ही, शी, इट के लिए डज से शुरू करें। डज ही वर्क हियर, डज शी लाइक पिज्जा। ध्यान दिया आपने, दोनों में मेन वर्ब वर्क और लाइक अपने बेस फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल, कोई डेस नहीं।
और अगर हमें क्वेश्चन वर्ड्स जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ ऑफन का इस्तेमाल करना हो तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलता है, लेकिन डू, डज और बेस वर्ब का नियम वही रहता है। स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। अच्छा। जैसे वेयर डू यू वर्क, व्हाट टाइम डज शी स्टार्ट हर क्लास, हाउ ऑफन डू दे विजिट देयर पेरेंट्स। समझ गए। और इन सवालों के छोटे जवाब भी होते हैं ना, जैसे डू यू लाइक कॉफी का जवाब यस आई डू या नो आई डोंट। हाँ बिल्कुल, और ये छोटे जवाब भी दिखाते हैं कि हेल्पर वर्ब डू, डज कितना जरूरी है। ये सिर्फ सवाल बनाने या नेगेटिव बनाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि जवाबों में भी मेन वर्ब को बार बार बोलने से बचाता है। हाँ, ये तो है। ये अंग्रेजी सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक खासियत है। कुछ भाषाएं सवाल पूछने के लिए शब्दों का ऑर्डर बदल देती हैं या कोई पार्टिकल जोड़ देती हैं। अंग्रेजी में ये काम अक्सर हेल्पर वर्ब्स जैसे डू, बी, हैव करते हैं। ये समझना कि डू यहाँ सिर्फ करना वाला वर्ब नहीं है, बल्कि एक ग्रामर का टूल है, अंग्रेजी सीखने में बहुत मदद करता है। अब जब हमने नियम समझ लिए हैं, तो उन आम गलतियों को देखते हैं जिनमें सीखने वाले अक्सर फंस जाते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताई गई हैं। हाँ, और इन गलतियों को पहचानना ही सुधार का पहला कदम है। पहली और शायद सबसे आम गलती जिसकी हमने अभी बात की, नेगेटिव और सवालों में मेन वर्ब में एस लगा देना। ही डजंट वर्क्स हार्ड या डज शी स्पीक्स इंग्लिश। हाँ, ये बहुत होता है। सही है। ही डजंट वर्क हार्ड, डज शी स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल। दूसरी गलती इसका ठीक उल्टा है। पॉजिटिव सेंटेंस में ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस लगाना भूल जाना। माई ब्रदर लिव इन दुबई। ओह हाँ। सही होना चाहिए माई ब्रदर लिव्स इन दुबई। तीसरी गलती है प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल उन कामों के लिए करना जो ठीक अभी हो रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी आपसे फोन पर बात कर रही हूँ और कोई पूछे कि क्या कर रही हूँ, तो आई टॉक ऑन द फोन कहना गलत होगा। हाँ बिल्कुल, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहिए। आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, ये प्रेजेंट सिंपल जो आदत या स्थायी स्थिति बताता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो अभी चल रही क्रिया बताता है, कि बीच का फर्क न समझने की वजह से होता है। चौथी गलती है गलत सवाल का स्ट्रक्चर, जैसे हेल्पर वर्ब छोड़ देना या शब्दों का ऑर्डर गलत कर देना। और पांचवी, इर्रेगुलर वर्ब्स के गलत फॉर्म इस्तेमाल करना, जैसे ही गोज या शी हैज। हाँ, जबकि होना चाहिए ही गोज, शी हैज। आप देखें तो ये सारी गलतियां कहीं ना कहीं हेल्पर वर्ब डू, डज के रोल को ठीक से न समझने या फिर वर्ब के बेस फॉर्म और एस वाले फॉर्म में कंफ्यूज होने से जुड़ी हैं। सही कहा। अगर कोई इन दो बेसिक बातों को पकड़ ले, पॉजिटिव में थर्ड पर्सन के साथ एस और नेगेटिव सवाल में डू, डज के साथ हमेशा बेस फॉर्म, तो आधी से ज्यादा गलतियां तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। और जो जानकारी में प्रैक्टिस के सुझाव हैं, जैसे अपनी डेली रूटीन लिखना या दोस्तों की आदतों के बारे में सवाल पूछना, वो इन नियमों को असल में इस्तेमाल करने और पक्का करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकली, उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। जी। पहली बात, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है आदतों, सच बातों और स्थायी स्थितियों के लिए, न कि उन कामों के लिए जो ठीक अभी हो रहे हैं। सही। दूसरी, पॉजिटिव सेंटेंस में ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस, ई, एस, आई, ई, एस जुड़ता है। तीसरी, नेगेटिव सेंटेंस में डोंट या डजंट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। एकदम। चौथी, सवालों में डू या डज सब्जेक्ट से पहले आता है और वर्ब बेस फॉर्म में रहता है। जी हाँ। और सबसे बड़ा सबक, एस या तो मेन वर्ब पर लगता है पॉजिटिव में, या हेल्पर वर्ब डू या डज पर नेगेटिव सवाल में, दोनों पर एक साथ कभी नहीं। एकदम सही सारांश। अब जब हमने ग्रामर के नियम समझ लिए हैं, तो क्यों ना एक कदम आगे बढ़ें और भाषा के थोड़े गहरे मतलब पर सोचें। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारी जानकारी से ही प्रेरित होकर एक विचार आ रहा है मन में। चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारी आदतों, रूटीन और स्थायी सच का वर्णन करता है, तो किसी इंसान की बातचीत में प्रेजेंट सिंपल वर्ब्स कितनी बार इस्तेमाल हो रहे हैं, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी का विश्लेषण हमें उसके व्यक्तित्व, उसकी सोच या दुनिया को देखने के उसके तरीके के बारे में क्या बता सकता है। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या कोई व्यक्ति जो लगातार अपनी रूटीन या स्थापित तथ्यों के बारे में ही बात करता है, यानी प्रेजेंट सिंपल का ज्यादा इस्तेमाल करता है, वो ज्यादा व्यवस्थित, कम फ्लेक्सिबल या शायद ज्यादा यथार्थवादी हो सकता है, बजाय उसके जो लगातार संभावनाओं या बदलती स्थितियों की बात करता है, शायद दूसरे टेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल करके। ये सिर्फ एक सोचने की दिशा है, मतलब ग्रामर के नियमों से आगे बढ़कर भाषा के साइकोलॉजिकल पहलू को छूने की कोशिश। वाह,
ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है कि भाषा सिर्फ नियम नहीं बल्कि हमारे विचारों और व्यक्तित्व का आईना भी है। बहुत खूब। उम्मीद है प्रेजेंट सिंपल टेंस पर हमारी आज की ये बातचीत सुनने वालों के लिए फायदेमंद होगी और इस सिंपल से लगने वाले टेंस का डर कुछ कम हुआ होगा। उम्मीद तो यही है। याद रखिए, प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी है। और जैसा कि आपने भी इशारा किया और हमारी जानकारी में भी है, शायद अगला कदम प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझना हो, ताकि आई डू और आई एम डूइंग के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। जी। जब नियम समझ आ जाते हैं ना, तो ग्रामर एक पहेली जैसी लगने लगती है, बोझ नहीं। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।